नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार का विराम चिन्ह होता है और विराम चिन्ह पढ़ना क्यों जरूरी है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे। देखिए, विराम चिन्ह पढ़ने का आवश्यकता इसलिए है कि विराम चिन्ह ही वाक्यों में बहुत ज्यादा जब देता है कि वाक्य अशुद्धि देखिए, ठीक है, शब्द अशुद्धि देखिए, तो उसमें क्या होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग प्रॉपर जगह पे नहीं होता है तो आदमी गलत करके चला आता है। इसलिए विराम चिन्ह जो है, छोटा सा तो चैप्टर है, लेकिन ये अक्सर वाक्य अशुद्धि हर एग्जाम में देता है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। विराम चिन्ह वाक्य अशुद्धि में दे देता है, कहीं इधर का उधर, और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, देखते हैं विराम चिन्ह। नाम से ही पता चल रहा है, विराम का मतलब हुआ ठहराव या रुकाव। ठीक है, जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो बीच बीच में हम लोग थक जाते हैं तो रुकते हैं, चाहे वैसे भी रुकते हैं, तो बीच बीच में रुकना क्या हुआ, विराम हुआ या रुकाव हुआ या ठहराव हुआ। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग लेखन करते हैं तो लिखते समय भी बीच बीच में जब कभी उतार चढ़ाव होता है या वैसे भी जहाँ आवश्यकता होती है वहां लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। इसलिए लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं विराम चिन्ह। टोटल कुल हम लोग 20 प्रकार का विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। उसमें देखिए, पहला है अल्प विराम। अल्प विराम जो इंग्लिश में हम लोग कॉमा पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदी में अल्प विराम होता है। अल्प विराम का मतलब ही थोड़ा सा विराम करेगा, थोड़ा सा आराम करेगा, थोड़ा सा उसका ठहराव होगा या रुका होगा। उसके बाद से अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब हुआ कि उससे थोड़ा ज्यादा और आधा विराम करेगा। ठीक है, अर्ध विराम में क्या है, ऊपर एक पॉइंट लग गई कोमा के ऊपर। उसी तरह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में एक लकीर होता है, और इस जैसे इसमें क्या होता है कि आदमी कुछ देर के लिए पूरा विश्राम करता है, फिर अलग सेंटेंस लिखता है। ठीक है, अगला है विस्मयादि बोधन। जहाँ आश्चर्य और दुख विषाद, आश्चर्य, कृपा, करुणा का प्रयोग होता है, वहां विस्मयादि बोधन का चिन्ह होता है प्रयोग। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। देखिए, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है या जहाँ प्रश्न की तरह वाक्य का प्रयोग होता है, उसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और निर्देशक चिन्ह या निर्देशन चिन्ह, देखिए ये बड़ा डैश होता है, ठीक है, निर्देशन चिन्ह के रूप में। अब आइए देखते हैं अल्प विराम क्या होता है। कह रहा है, देखिए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होती है। देखिए, हिंदू के बाद से एक कोमा हुआ, अल्प विराम हुआ। मुस्लिम के बाद एक कोमा हुआ, अल्प विराम हुआ। देखिए, अल्प विराम का प्रयोग करने में भी सावधानी बरती ये जाती है कि जिस शब्द के साथ अल्प विराम लगाया जाता है उस शब्द के नजदीक लगता है। जैसे हिंदू के नजदीक लगा है, उसी तरह मुस्लिम के नजदीक लगा है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा शब्द जो कोमा के बाद वाला शब्द रहता है, उसमें एक स्थान खाली छोड़ा जाता है, एक स्पेस छोड़ा जाता है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, उसी तरह इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। इसके अलावा जब जिस शब्द में कोमा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसमें अंतिम शब्द को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सिख और ईसाई को जोड़ने के लिए, सिख और ईसाई जोड़ने के लिए उसमें और का प्रयोग किया है। ठीक है, हम लोग चाहते तो यहाँ सिख के बाद भी कोमा लगा देते, लेकिन वो क्या होता है, वाक्य अशुद्धि होती है, वो गलती होता है। उसमें वाक्य अशुद्धि में क्या अशुद्धि होता है, ये विराम चिन्ह की गलती होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि वाक्यों के मध्य किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, तथापि, क्योंकि आदि अवयव का प्रयोग होता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें, वह गरीब है। देखिए, यहाँ कोमा हो गया, यहाँ से यहाँ स्पेस हो गया। पर, ये बीच में पर का प्रयोग हुआ है। पर मतलब लेकिन, परंतु, ठीक है, बेईमान नहीं। कहने का मतलब है कि वह गरीब जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है, ईमानदार है। अगला है, सचमुच वह बहुत खूबसूरत थी। अब देखिए, सचमुच है, सचमुच के बाद कोमा लग गया, वह बहुत खूबसूरत थी।
ठीक है। अगला इसका है अर्धविराम। देखिए अर्धविराम में कह रहा है सोहन कानपुर चला गया। अब देखिए अर्धविराम के बारे में डिस्कशन कर दिए हैं, तो सोहन कानपुर चला गया ये अलग वाक्य हो गया। इसको जोड़ने के लिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है, ये कोमा इसके ऊपर पॉइंट। आप बेफिक्र रहें। क्या कह रहा है? सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहे। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में कह रहा है राम विद्यालय जाता है। इसको हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, अक्सर यही एग्जाम्पल लिया जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम घर जाता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हम भी लिए हैं राम विद्यालय जाता है। अब देखिए जाता है के बाद से वहां उसका कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, मतलब कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब कह रहा है विस्मयादि बोधन। कह रहा है जहां हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि भावों का आगमन हो या आदि भाव आए, वहां क्या होता है? विस्मयादि बोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे मैं कहूं वाह वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। ठीक है। ये विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाह के बाद आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। वैसे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह में कह रहा है क्या आप भोजन कर चुके हैं? ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह में क्या होता है? बड़ा सा डैश लगता है। मान लीजिए किसी एक चीज के बारे में कहा जा रहा है, उसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे महापुरुष है तो महापुरुष पे कई लोग आ जाएंगे, महात्मा गांधी आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, अम्बेडकर आ जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे। तो कह रहा है कि महापुरुषों गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पटेल, बोस सभी की सोच एक थी। कहने का मतलब यह है कि सभी सभी महापुरुषों की सोच एक समान थी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोष्टक के बारे में। कोष्टक कितने प्रकार का होता है, उसके आगे का जो है उसको अभी हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अब आगे। इसी में विराम चिन्ह का अगला जो है हो जाएगा कोष्टक। कोष्टक हो जाएगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, उसके बाद से विवरण चिन्ह, उप विराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। देखिए कोष्टक, कोष्टक जो है, कोष्टक का मैथ में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कोष्टक मैथ में तो 4 प्रकार का होता है, जैसे कि रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझौला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। वैसे हिंदी में 3 प्रकार का होता है, छोटा, मझौला और बड़ा कोष्टक। देखिए जो बड़ा कोष्टक होता है उसमें जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंटें होती हैं छोटा कोटेशन के टाइप में उसको रखा जाता है। मझौला में जो चीजें 2 बार रिपीट हो जाती हैं जैसे छोटा वाला, उसमें रखते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। कोष्टक किसी कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। क्या? कठिन शब्द का अर्थ सरल शब्द द्वारा बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इस चित्र के 3 छाया प्रति। छाया प्रति, अब देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ये शब्द थोड़ा कठिन है। अब इसका हम लोग क्या जानते हैं? फोटो स्टेट। फोटो स्टेट करा दो। तो देखिए फोटो स्टेट वाला है, थोड़ा आसान लग रहा है, इसको भी कोष्टक के अंदर रख दिए, छोटा कोष्टक के अंदर। अब वृषकेतु, वृषकेतु। अब देखिए वृषकेतु हम नहीं जानते हैं कि भगवान शिव का नाम है, इसलिए हम उसको वृषकेतु जो है भगवान शिव का नाम है, और वृषकेतु जो है उसका सरल अर्थ भगवान शिव हुआ, इसलिए छोटा कोष्टक में भगवान शिव लिख दिए कि तीसरा नेत्र जो है खुल गया। ठीक है। अब क्रम को बताने के लिए जैसे देखिए हम यहाँ 7 लिखे हैं तो छोटा कोष्टक में लिखे हैं, 8 लिखे हैं, तो ऐसे ही 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करने के लिए या क्रम से लिखने के लिए क्या करते हैं? छोटा कोष्टक का भी प्रयोग करते हैं। अगला है नाटक या कहानी में पात्रों के संवाद या डायलॉग। ठीक है।
में उनके मन के भाव को बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, वो भी छोटा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पिता, अब पिता जो है क्रोधित होकर मतलब गुस्से में होके अपने बेटे से पूछते हैं कहाँ गए थे। ठीक है, तो क्रोधित होकर तो पिता जो है वो संवाद करना है अपने बच्चे से कि कहाँ गए थे, तो क्रोधित होके जो है डायलॉग में नाटक में वैसे दिखेगा। जैसे द्वारपाल जोर से बोलता है महाराज की जय हो, क्या बोलता है, महाराज की जय हो। अब अगला इसका जो पॉइंट है वो है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा, मतलब कि एकल जो है कामा होता है दोनों तरफ, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में हम लोग बंद करते हैं। जैसे कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की कमायनी जो है रचना है। ठीक है, उसी तरह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, अब इसी को अवतरण चिन्ह को ही उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। देखिए तिलक ने कहा था, अब डबल इन्वर्टेड कामा में जो कोटेशन होता है, कथन होता है, ठीक है, ये सब जो भी मतलब कि पहले के वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, इन सबको क्या किया जाता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है उनको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। वो हूबहू वैसे ही किसी काव्य से या किसी बुक से या किसी सिद्धांत को हूबहू वैसे ही लिखा जाता है जब, तो हम लोग क्या करते हैं डबल इन्वर्टेड कामा में उसको रखते हैं। जैसे तिलक ने कहा था, तिलक ने उस समय कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तब से जब अब तक लिखा जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं सेम टू सेम लिख रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। इस डबल इन्वर्टेड कामा को हम लोग क्या कहेंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, अगला हो गया विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब हुआ कि विस्तार से बताने वाला या व्याख्या करने वाला। ठीक है, अब देखिए जो इस तरह का चिन्ह होता है हम लोग हर जगह लगाते हैं, इस तरह का चिन्ह, इसके पहले मान लीजिए हम लिख दिए संज्ञा और ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा का व्याख्या करने के लिए आगे हम लोग ये चिन्ह लगाए कि आगे जो है संज्ञा का व्याख्या होगा या संज्ञा को विस्तार से जानेंगे। जैसे मैं यहाँ विशेषण को लिख रहा हूं, तो यहाँ विशेषण के आगे ये वाली पॉइंट लग गई, मतलब विवरण चिन्ह लग गया, तो अब इसका जो है परिभाषा हम जानेंगे विशेषण का। ठीक है, जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं विशेषण होते हैं, तो ये क्या है, ये चिन्ह जो है विवरण चिन्ह है, मतलब किसी चीज की व्याख्या करता है। ठीक है, अब हो गया, अब आगे हम लोग देखेंगे लोप चिन्ह या हंसपाद चिन्ह क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके आगे क्या लाघव चिन्ह है और क्या लोप चिन्ह है, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह को यश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तुल्यता चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, हंसपाद चिन्ह और पाद बिंदु चिन्ह, समाप्ति चिन्ह। आइए देखते हैं लाघव चिन्ह। जैसे हम लोग डॉक्टर पूरा न लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में छोटा में लिखते हैं डा, उसके बाद लाघव चिन्ह लगा देते हैं। यू में उत्तर प्रदेश में यू के पीछे लगा देते हैं या पी के पीछे लगा देते हैं, यही लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, इसका इसी इन्हीं सबों में प्रयोग होता है। इसके बाद से लोप चिन्ह। देखिए लोप चिन्ह का कहने का मतलब है कि बातों को लोपित कर देना या अदृश्य कर देना या मतलब कि अंतरिम भाव में भेज देना। जैसे मैं कहूं सभी जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम हो कि, अब डॉटेड डॉटेड, तुम हो कि घृणा करती हो कि प्यार करती हो, कुछ ये सब जो शब्द है वो लोपित हो गया है, मतलब कि अदृश्य हो गया है। ठीक है, अब देखिए लोप चिन्ह में डॉटेड के अलावा प्लस प्लस भी लगता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पाद चिन्ह। अब जैसे नीचे लगता है ये, और जैसे हमको रामचरितमानस के बारे में लिखना है तो लिखेंगे रामचरितमानस एक अच्छा ग्रंथ है, तो ये चिन्ह लगाएंगे। योजक चिन्ह जोड़ने का कार्य करता है, दिन और रात के बीच में, आना जाना के बीच में। वैसे समानता या तुल्यता चिन्ह, देखिए समानता या तुल्यता चिन्ह जो है बराबरी को दिखाता है।
ठीक है। जैसे तप धन वन, क्या हो जाएगा? तपोवन। ये संधि विच्छेद में मैक्सिमम जहां बराबरी का चिन्ह प्रयोग होता है वहां ये प्रयोग होता है। अब टीका चिन्ह देखे होंगे कि स्टार दे देता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है या वैधानिक चेतावनी होती है, जो इस तरह का उसको स्टार दे के लिखता है। तो जो स्टार होता है वही क्या होता है? वैधानिक। वही क्या होता है? टीका सूचक चिन्ह होता है। इसके बाद अगला जो है हंसपाद या काकपाद विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, इसको उल्टा भी के समान दिखाते हैं। और कहीं भी शब्द में यदि कहीं भी वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो हंसपाद का प्रयोग करके और शब्द को उसमें समाहित किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको, अब देखिए बधाई लिख दिया है, तो ये शब्द जो है पूर्ण नहीं दिख रहा है, तो ये हंसपाद चिन्ह प्रयोग करके अब मैंने पत्र लिख दिया, तो अब ये पूरा वाक्य हो गया मैंने आपको बधाई पत्र लिख दिया है। उसी तरह मुहावरों के प्रयोग से सहज एवं सरल हो जाती है, तो हम क्या किए? हंसपाद का प्रयोग करके और ऊपर भाषा लिख दिए हैं। तो अब ये सेंटेंस हो गया मुहावरों के प्रयोग से भाषा सहज एवं सरल हो जाती है। ठीक है। उसी तरह अब समाप्ति चिन्ह है। समाप्ति चिन्ह जब भी कोई कहानी या चैप्टर खत्म हो जाता है तो ऐसे समाप्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। आज हम लोगों ने चिन्ह के बारे में जाना है और अगली क्लास में हम लोग हिंदी में बोली और भाषा के बारे में जानेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।